इस पूरे चैप्टर में जो बात होने वाली है वो अम्ल और क्षार के बारे में ही बात होने वाली है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, ये चीज भी हम लोगों के पास पता होनी चाहिए। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए, बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले हैं एंटी लॉग 3.3 का। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के पास। बफर विलयन में अत्यधिक मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अल्प परिवर्तन, बहुत माइनर सा यहां पर चेंजेस होगा। कंप्लीट चैप्टर यहां पर पढ़ लिया है। नमस्कार देश के भावी डॉक्टर्स। ठीक है कि सर सारे डॉक्टर बन जाएंगे क्या, कुछ कंपाउंडर नहीं बनेंगे क्या? हाँ भाई, कुछ कंपाउंडर भी बन सकते हैं, लेकिन हम तो आपको डॉक्टर ही बोलेंगे। ठीक है, हाँ। तो कैसे हो मेरे भावी डॉक्टर्स? उम्मीद करूंगा कि एकदम स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। यूट्यूब पर रील्स देख रहे होंगे और मोटिवेशन से भरपूर होंगे। चलिए तो भैया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक साम्य। ओहो, ये मैं क्या देख रहा हूं, गूगल से टाइप किया हुआ है क्या? देखो, ऑपरेटर भी हमारा अंग्रेजी माध्यम का है। ठीक है, खाना भाई बंद गोभी खाएगा घर पे जाके, लेकिन बीवी से कि सुनिए जी कालीफ्लावर मंगवा दीजिए, कालीफ्लावर, है ना, अंग्रेजी माध्यम के हैं तो गूगल से टाइप किया होगा, है ना। इक्विलिब्रियम को गूगल संतुलन बताता है। अरे भैया जी, क्या करें हम इन देवताओं का, हम इन देवताओं का क्या करें गूगल से। ये इसीलिए हम कहते हैं गूगल ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। गूगल आप लोगों के पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है मेरे बच्चों। सर ये जो टॉपिक है आप लोगों के पास, सर इसको बोला जाता है यहां पर साम्य। ठीक है, आयनिक साम्य इसको बोला जाता है। ठीक है महाप्रभु, ओके। सर आज हमारा माइंड मैप में एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर आप लोगों के पास है, आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम। सर इस चैप्टर की खास बात यह है कि अगर नीट के पेपर में इस चैप्टर से ढंग के क्वेश्चन आ गए तो भैया बच्चों से हिलते तक नहीं है, क्योंकि अते पते ही नहीं लगते कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार चैप्टर है आप लोगों के पास। ठीक है, 11वीं की जो एनसीईआरटी में है उसमें आप लोगों को एक ही चैप्टर में दोनों यहां पर खिचड़ी की तरह परोस दिए गए हैं, लेकिन ये दोनों ही चैप्टर बेटा अलग अलग पढ़ाए जाते हैं अगर आप लोग तरीके से पढ़ना चाहो तो। ठीक है, और दूसरी चीज यह है कि जिस दिन नीट के अंदर टफ क्वेश्चन आएगा, थर्मोडायनामिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम सबको याद आएगा। जिस दिन नीट में टफ पेपर आएगा उस दिन सबको थर्मोडायनामिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम याद आएगा, और हम उस दिन अपने आप पर बड़ा घमंड करेंगे क्योंकि हमारे द्वारा ये दोनों चैप्टर आपको बैच में ढंग से पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी यूट्यूब वाली फर्जी शायरी के साथ। हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। सर पहली चीज जो यहां पर आप लोगों को पास दी गई है कि भैया आखिर इस चैप्टर में आप लोगों को बताया क्या जाता है। सबसे पहले ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि भैया रासायनिक साम्य के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक और उत्पादों के बीच में जो बैलेंस होता है उसे रासायनिक साम्य बोल देते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया आयनों के मध्य हो रही है तो आयंस के मध्य में जिस प्रकार का संतुलन होता है उसे आप लोग यहां पर क्या बोला जाता है? सर आयनिक साम्य यहां पर बोला जाता है। क्या इतनी पिक्चर क्लियर है आप लोगों के पास? यस। तो अगर मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेता हूं आप लोगों से। आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी अगर मैं आप लोगों से सर आयनिक साम्य की बात आप लोगों से कर लूं तो सर यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सर क्या पॉइंट आप लोगों को पास देखने को मिलेगा? मालिक, अगर रासायनिक अभिक्रिया आयनों के मध्य हो रही है तो वहां पर आयनों के मध्य जो संतुलन होता है वो आयनिक साम्य कहलाता है। क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यदि यदि रासायनिक अभिक्रिया में आयंस भाग ले रहे हैं तो
उनके मध्य संतुलन को आयनिक साम्य कहा जाएगा। उनके मध्य के संतुलन को क्या कहा जाएगा दोस्त आप लोगों के पास? सर आयनिक साम्य कहा जाता है। ये तो हो गई भाई साहब आप लोगों के पास डेफिनेशन। ये तो एकदम सरल सी डेफिनेशन आप लोगों के पास हो गई। तो चाहे मैं यहां अम्ल को तोड़ूं, चाहे मैं क्षार को तोड़ूं, आप लोगों के पास यहां पर आयंस यहां पर मिलने वाले हैं। तो एक बिल्कुल सरल एग्जांपल द्वारा यहां पर शुरुआत करता हूं समझाने के लिए कि सर मान लीजिए मैंने यहां पर आप लोगों के पास ले लिया है HCl, एक प्रकार का अम्ल है यानी एक प्रकार का एसिड है। तो आप सभी को एकदम छठी क्लास की बात याद होना चाहिए कि सर अम्ल जो होता है वो आप लोगों के पास H+ त्यागता है। तो जैसे ही अम्ल यहां से आप लोगों के पास H+ त्यागेगा, सर यहां से हम लोगों के पास A- बन जाएगा। H+ त्यागने के बाद हम लोगों से क्या बन जाएगा सर? A- यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा सर। यानी सर यहां से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं बहुत ही सरल वाला कि सर NaOH यानी क्षार यानी बेस अगर आप लोगों ने ले लिया और सर इसको अगर मैं तोड़ना चाहूं तो ये Na प्लस OH- में यहां पर आप लोगों के पास टूट जाएगा। यानी सर यहां से आप लोगों के पास आयन मिल रहे हैं। यानी एक चीज यहां से सिद्ध हो गई है कि सर ये जो आयंस की बात हम लोगों के पास यहां पर आ रही है, ये देखिए ये आप लोगों के पास यहां पर क्या हो चुके हैं सर? आयंस हो चुके हैं। तो यहां से एक बात हमारे पास निकल कर आ चुकी है कि सर जहां जहां आयंस का खेल होगा वहां वहां आप लोगों के पास अम्ल और क्षार की बात होगी। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में जो बात होने वाली है वो अम्ल और क्षार के बारे में ही बात होने वाली है। यानी इस पूरे चैप्टर में हम अम्ल और क्षार की ही बात यहां पर करेंगे। एक चीज आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में एसिड, बेस तथा उनसे बने आयंस के बारे में बात करेंगे। ये चीज यहां पर क्रिस्टल क्लियर है। ये चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त? क्रिस्टल क्लियर है। अब यहां पर जो दूसरी हेडिंग है आप लोगों के पास, वो दूसरी हेडिंग है कि सर आखिर ये अम्ल और क्षार क्या होते हैं? क्या आप इनके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? ये अम्ल और क्षार क्या होते हैं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हो का? तो बिल्कुल बताएंगे भाई, पैसा दिया है तुम लोगों ने, कैसे नहीं बताएंगे। तो अगर मैं एसिड और बेस की बात यहां पर करूं मेरे दोस्तों आप लोगों के पास, तो भैया एसिड और बेस को समझाने के लिए तीन प्रकार की अवधारणाएं आप लोगों के पास दी गई हैं। सर पहली अवधारणा थी आरेनियस की अवधारणा, दूसरी अवधारणा थी ब्रॉन्स्टेड लोरी की अवधारणा, और तीसरी अवधारणा थी यानी तीसरा कंसेप्ट था आप लोगों के पास लुईस की थ्योरी। तो आइए हम इन तीनों को समझाने के लिए यहां पर आप लोगों के पास बता देता हूं कि सर पहला जो आप लोगों के पास था वो था मेरे दोस्त आरेनियस थ्योरी। पहला जो आप लोगों के पास था वो यहां से क्या था सर? आरेनियस थ्योरी था। सर दूसरी चीज यहां पर आप लोगों के पास कौन सी थी सर? ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी। ठीक है सर। तीसरी चीज हम लोगों के पास क्या थी सर? तीसरी चीज थी लुईस की थ्योरी। आइए एक एक करके हम इन सारी थ्योरी का अध्ययन करते हैं। एक एक करके इन सारी थ्योरीज का हम यहां पर अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास यहां पर हेडिंग डालने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, आरेनियस की थ्योरी। सबसे पहले मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं बेटा आप लोगों के पास किसकी थ्योरी सर? आरेनियस की थ्योरी। आइए आइए मेरे दोस्तों, सर आरेनियस ने अपनी थ्योरी के अंदर एसिड और बेस को किस प्रकार समझाया, जरा यहां शांतिपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए। शांतिपूर्वक मेरे दोस्तों यहां पर समझिए। सर एक तरफ आप ले लीजिए एसिड
यानी अम्ल को ले लीजिए, दूसरी तरफ में यहां पर आप लोगों के पास ले लेता हूं बेस अर्थात क्षार को, बेस अर्थात क्षार को मैं यहां पर आप लोगों के पास ले लेता हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या आप लोगों के पास रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। अगर आप ढंग से देख रहे हो तो सर एसिड का मतलब क्या होता है, जरा देखो इसने क्या बोला। इस महाप्रभु ने यह बोला कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में, जो जल में H+ का दान करते हैं, जो जल में किसका दान करते हैं मेरे दोस्त, H+ का दान करते हैं, अम्ल आप लोगों के पास कहलाते हैं। लेकिन आर्हेनियस का ये जो सिद्धांत है ये केवल और केवल जल में ही अप्लाई होगा, ये याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर HCl को अगर आप जल में डालते हो तो ये आप लोगों के पास H+ दे रहा है प्लस Cl- आयन यहां पर दे रहा है, ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं सर, H2SO4 भी एक प्रकार का अम्ल है, क्योंकि जैसे ही मैं H2SO4 को जल में डालूंगा ये हमारे पास 2H+ प्लस यहां पर SO4- आयन में विभक्त हो रहा है। सर अगर मैं यहां पर आप लोगों से ले लूं कि सर HNO3, सर ये भी एक प्रकार का अम्ल है, क्योंकि जैसे ही इसको जल में डालूंगा ये H+ और NO3- आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो आर्हेनियस का थ्योरी एकदम सिंपल थी कि किसी भी यौगिक को आप जल में डालो, अगर वो H+ दे रहा है मतलब वो यौगिक अम्ल है, ठीक है सर। बेस यानी क्षार का मतलब क्या था सर, बेस अर्थात क्षार का मतलब था कि भाई ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर, जिन्हें जल में डालने पर OH- का दान करते हैं, OH- का दान करते हैं, आप लोगों के पास क्या कहलाता है मेरे दोस्त, बेस यहां पर कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सर यहां पर अगर मैं बात कर लूं NaOH, जैसे ही मैं NaOH को आप लोगों के पास जल में डालूंगा तो सर ये आप लोगों को देगा सर Na+ आयन प्लस OH-, इसका मतलब NaOH एक प्रकार का बेस है। सर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर यहां से मैंने MgOH होल्टवाइस ले लिया है, सर इसको मैंने जल में डाला, तो जैसे ही मैं जल में डालूंगा तो यहां पर ये क्या देगा सर Mg+2+ का 2OH-, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है सर, बेस है। सर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के पास, सर KOH है, सर जैसे ही इसको जल में डालूंगा ये टूटेगा K+ और OH- में। तो अगर किसी पदार्थ को जल में डालने पर वो OH- दे रहा है दैट मींस वो बेस है। तो आर्हेनियस की बड़ी ही सिंपल सी थ्योरी आप लोगों के पास थी। लिखो फटाफट से इसको यहां पर, जितनी जल्दी हो सके लिखो। चलो हो गया। चलो अब सर दूसरी थ्योरी जो आप लोगों के पास है वो है बेटा ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी, ठीक है। किसकी थ्योरी है मेरे दोस्त, ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी यहां पर आप लोगों के पास है। सर आगे समझने की कोशिश कीजिए, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने आप लोगों के पास क्या बताया। देखो आर्हेनियस ने बोला था कि अम्ल और क्षार की परिभाषा हम लोग जल में देते हैं। क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, अम्ल और क्षार की परिभाषा हम लोग कहां देते हैं बेटा, जल में देते हैं। सर ब्रॉन्स्टेड लोरी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सर ब्रॉन्स्टेड लोरी ने जो अपनी थ्योरी यहां पर आप लोगों के पास दी थी, जरा समझने की कोशिश कीजिए। उस थ्योरी के अनुसार सर अम्ल और क्षार किसी भी विलायक के अंदर यहां पर H+ दान कर सकते हैं, H+ ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए सर मैं आपको बता देता हूं, सर अम्ल यानी एसिड की परिभाषा, और सर ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार यहां पर आप लोगों के पास क्षार यानी बेस की परिभाषा क्या दी गई, क्षार यानी बेस की परिभाषा आप लोगों के पास क्या दी गई, फटाफट से देखने की कोशिश कीजिए। सर अम्ल और क्षार की अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। सर अम्ल के बारे में ऐसा बोला गया कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी विलायक में H+ का त्याग कर सकते हो आप लोगों के पास यहां पर अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं लाइन आप लोगों के पास यहां पर लिखना चाहता हूं,
ऐसे पदार्थ जो किसी भी विलायक में H+ का दान करते हो अम्ल कहलाते हैं। किसी भी विलायक में अगर H+ का दान करे तो वो आप लोगों के पास क्या कहला रहे हैं दोस्त? अम्ल यहां पर कहला रहे हैं। जैसे यहां पर आप लोग ले लीजिए सर H3PO4, यहां पर ले लीजिए सर। जैसे ही आप इसको किसी भी विलायक में दान करोगे तो ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड इतना नहीं होता है, पर ठीक है काम चलाने के लिए बोल देता हूं मैं कि PO4-3 में यहां पर टूट रहा है। ठीक है सर, HNO2 आप लोगों के पास यहां पर एक अम्ल है सर, ये यहां पर H प्लस NO2 माइनस में आप लोगों के पास टूट रहा होगा सर। इसके अलावा सर H2SO3 यहां पर आप लोगों के पास है सर, ये 2H प्लस का SO3-2 में यहां पर टूट रहा होगा। तो ये आप लोगों के पास अम्ल की यहां पर सही परिभाषा हो गई। सर सार की परिभाषा के बारे में बात करें तो सर ऐसे पदार्थ जो किसी भी विलायक से H+ ग्रहण कर सकता हो, किसी भी विलायक से आप लोगों के पास H+ ग्रहण कर सकता हो, वो आप लोगों के पास यहां पर क्षार कहलाएगा। ठीक है, ग्रहण कर सकता है, क्षार कहलाता है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग यहां। ठीक है सर, एग्जाम्पल जैसे HS नेगेटिव ये ऋणायन है। अगर किसी विलायक में आप लोगों के पास H+ उपस्थित है तो ये H+ इस ऋणायक से क्रिया करेगा और सर यहां से आप लोगों के पास क्या दे देगा सर, H2S दे देगा। ठीक है, तो ये HS नेगेटिव यहां पर आप लोगों के पास किसकी तरह काम करेगा सर, बेस की तरह काम करेगा। सर यहां से मैं ले लूं आप लोगों से सर, HSO4 नेगेटिव है। अगर ये किसी विलायक से H+ ग्रहण करेगा तो सर ये यहां पर क्या दे देगा सर, H2SO4 आप लोगों के पास दे देगा। इसका मतलब जो ये HSO4 है ये आप लोगों के पास क्या है सर, बेस है। सर इसके अलावा सर H2PO4- अगर ये किसी भी माध्यम से H+ को ग्रहण कर ले तो सर ये देगा आप लोगों के पास H3PO4, यानी ये आप लोगों के पास एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त, बेस है। ये क्या है यहां पर आप लोगों के पास बेस है। तो यहां पर ये अम्ल और क्षार की मैंने आप लोगों को परिभाषा दे दी। क्या इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर, इतनी चीज क्लियर है। सर आर्रेनियस की थ्योरी हो गई, ब्रोंस्टेड लोरी की थ्योरी हो गई। सर आइए अब हम बात करते हैं हमारी लुईस एसिड बेस थ्योरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी सर, लुईस एसिड बेस थ्योरी की। अगर हम यहां पर बात करें सर, क्या रहेगा आप लोगों के पास, क्या नहीं रहेगा? देखो मुद्दे की बात लिखवा रहा हूं मैं आपको, मुद्दे की बात लिखवा रहा हूं जो आपके पास काम की है। ठीक है, फालतू की बात हम लोग यहां वन शॉट में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का लेक्चर आप लोगों के पास है, तो हम यहां पर फालतू की बात लिखे ही क्यों। एसिड यानी अम्ल, सर बेस यानी क्षार। ठीक है, मैं आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात लिखवा रहा हूं, फालतू की नॉनसेंस वाली बात मैं यहां पर लिखवा ही नहीं रहा हूं। सर क्या होता है क्या नहीं होता है जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप लोगों से एसिड का यहां पर बात लिखवाऊं तो सर एसिड का मतलब क्या होता है जरा देखिए सर, ऐसे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, आप लोगों के पास वो क्या कहलाते हैं सर, एसिड यानी अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां लिख सकता हूं आप लोगों के पास BeCl2, सर BF3, सर BCl3, ETC। मतलब इनमें केंद्रीय परमाणु जो बेरिलियम बोरोन बोरोन है, इनका अष्टक यहां पर पूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये अम्ल है। सर ऐसे यौगिक जिनके पास
रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक जिनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है अम्ल यानी एसिड यहां पर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के पास हो सर AlCl3, जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के पास है सर ZnCl2। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हो FeCl3। तो यहां पर जो केंद्रीय परमाणु यहां पर आप लोगों के पास एल्यूमिनियम, जिंक और Fe है, इन सब के पास आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, सिर्फ रिक्त डी कक्षक है। सर तीसरी चीज, सर ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु अधिक En वाले तत्व से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो वो आप लोगों के पास यहां पर क्या कहलाएंगे, 10 लुईस एसिड्स यहां पर कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, सर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हो जैसे CO2, जैसे SO3। ठीक है, ये सारे आप लोगों के पास क्या होंगे दोस्त, लुईस एसिड होंगे। ठीक है सर, मैं बेस की बात अगर आप लोगों से करूं तो सर बेस की बात यहां पर क्या होगी, सर बेस की बात होगी कि ऐसे यौगिक जिनके पास दान करने के लिए, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं, ऐसे यौगिक जिनके पास दान करने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं या लोन पेयर उपलब्ध होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें दान करने के लिए आप लोगों के पास लोन पेयर उपलब्ध होते हैं, बेस यहां पर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या हो गया, सर NH3। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। सर PH3, फास्फोरस के पास लोन पेयर है। ठीक है सर, इसके अलावा हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं आप लोगों के पास, इसके पास लोन पेयर है आप लोगों के पास। तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों के पास क्या है भाई, ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों के पास वो हैं जिनके पास लोन दान करने के लिए क्या है सर, लोन पेयर आप लोगों के पास उपलब्ध हैं। जैसे ROH, ठीक है सर ROR। तो ये सारे के सारे आप लोगों के पास क्या हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। ठीक है सर, अगली चीज है आप लोगों के पास ऐसे यौगिक जिनके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होता है, ऐसे यौगिक जिनके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है आप लोगों के पास, बेस यानी क्षार होता है। जैसे एग्जांपल आप लोगों के पास सर NH2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा CH3 नेगेटिव, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास तीनों की तीनों आप लोगों के पास मैंने थ्योरी यहां पर आप लोगों को बता के रख दी है कि आप लोगों के पास क्या होती है। ठीक है, तो एसिड बेस आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। सर अब अगर ये चीज आप लोगों को पास पता है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, ये चीज भी हम लोगों के पास पता होनी चाहिए। तो आइए अगली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये वही पॉइंट है आप लोगों के पास कि सर एसिड्स की अगर आप बार बार बात कर रहे हो, यहां पर चीख चीख के बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो सर जो एसिड्स होते हैं आप लोगों के पास ये दो प्रकार के होते हैं सर, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल,
एक आप लोगों के पास होगा दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। सर क्या रहने वाला है मामला, क्या नहीं रहने वाला, बस आपको एग्जांपल यहां पर ध्यान होनी चाहिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर दें तो सर यहां पर आप लोगों के पास HCl हो सकता है, सर यहां से आप लोगों के पास HI हो सकता है, सर यहां से आप लोगों के पास HClO4 हो सकता है, यहां से आप लोगों के पास HNO3 हो सकता है, सर यहां से आप लोगों के पास H2SO4 हो सकता है, ठीक है। यहां से आप लोगों के पास पिक्रिक एसिड, यहां से पिक्रिक एसिड यहां से हो सकता है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगली चीज यहां पर कि सर वीक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, सर वीक एसिड यहां पर HF आप लोगों के पास हो सकता है, सर H2CO3 यहां से आप लोगों के पास हो सकता है, ठीक है। सर इसके अलावा HCOOH यहां से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास यहां पर CH3 COOH हो सकता है। तो ये सारे क्या है आप लोगों के पास वीक एसिड्स के एग्जाम्पल आप लोगों के पास हो गए, ठीक है। सर इसी तरीके से बेस की बात अगर कर ली जाए आप लोगों से, तो बेस भी यहां पर आप लोगों के पास दो प्रकार के होते हैं। सर बेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, और एक यहां पर होता है मेरे दोस्त वीक बेस यानी दुर्बल क्षार। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। सर क्या आप लोगों के पास रहने वाला है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो सर यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा NaOH, सर KOH, सर RbOH, सर CSOH, ठीक है। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या हो गया दोस्त, BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस। ये सारे आप लोगों के पास क्या हो गए दोस्त, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। सर इसके अलावा यहां पर जरा देखने की कोशिश करो, सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सर Fe हाइड्रोक्साइड। सर ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे दोस्त, वीक बेस हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब अगर ये चीज क्लियर है तो सर इस चैप्टर में जो सबसे खतरनाक पॉइंट हम लोगों के पास रहेगा वो रहेगा सर लॉग। सबसे खतरनाक चीज जो आप लोगों के पास रहने वाली है वो लॉग की कैलकुलेशन यहां पर रहेगी। तो जिस व्यक्ति को लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन है केवल वही व्यक्ति इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए पहले से ही लॉग की टेबल देखो, चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लिख कर लेकर आया हूं जहां आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चूंकि ये माइंड मैप है, देखो अगर ये माइंड मैप ना होता तो मैं ये सारी चीजें खुद अपने हाथ से लिखता। मैंने यहां पर लॉग की टेबल बना रखी है आप लोगों के लिए, देखो लॉग बेस 1 की वैल्यू 0, लॉग बेस 2 की वैल्यू 0.3010, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। लॉग बेस 3 की वैल्यू 0.48, लॉग बेस 4 की वैल्यू 0.6020, लॉग बेस 5 की वैल्यू वैसे तो 0.699 होती है पर आप लगभग में 0.7 ले सकते हो। लॉग बेस 6 की वैल्यू 0.78, लॉग बेस 7 की वैल्यू 0.84 आप लोगों के पास होती है, लॉग बेस 9 की वैल्यू 0.95 होती है, सर लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए, बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले हैं। लॉग बेस 10 a की पावर x हो तो x को आगे ले लिया जाता है, x लॉग बेस 10 a बन जाता है। सर अगर लॉग बेस 10 x इंटू वाई हो तो सर ये जो गुणा वाली चीज है इसको खोलकर हम प्लस में कर देते हैं, लॉग बेस 10 x प्लस लॉग बेस 10 y। सर बटे में लॉग बेस 10 x बटा y का मतलब लॉग बेस 10 x माइनस लॉग बेस 10 y हो। सर pH बराबर होता है आप लोगों के पास माइनस लॉग ऑफ H प्लस बराबर माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस बराबर माइनस लॉग ऑफ 1 बाय लॉग ऑफ H प्लस या 1 बाय लॉग ऑफ H3O प्लस। POH बराबर सर माइनस लॉग OH माइनस बराबर 1 अपॉन लॉग OH माइनस। सर इसके अलावा एक चीज मैं यहां एडिशनली लिख देना चाहता हूं, pH प्लस POH बराबर कितना माना जाता है दोस्त, 14 यहां पर माना जाता है। सर pH प्लस POH बराबर कितना हो गया दोस्त, 14 यहां पर आप लोगों के पास होता है। क्लियर हो गई, ओके।
अगर ये चीज क्लियर है तो कुछ कंसेप्ट मैंने आप लोगों को यहां पर आके दे दिए हैं, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट क्या है कि अगर आप लोगों को h प्लस का मान 10 की पावर माइनस एक्स दिया गया हो, अगर h प्लस यहां पर कितना दिया गया दोस्त 10 की पावर माइनस एक्स है, तो pH कैसे निकालोगे? तो pH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ h प्लस। pH बराबर क्या होता है दोस्त? माइनस लॉग ऑफ h प्लस यहां पर होता है। सर h प्लस की जगह 10 की पावर माइनस एक्स लिखोगे तो सर ये माइनस और ये माइनस एक्स आगे आ जाएगा, आप लोगों के पास अभी मैंने बताया था। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस, और लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 1। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? x हो गई। इस तरीके से सर अगर h प्लस वाई इंटू 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH कैसे होगा आप लोगों के पास? तो ठीक है, देखिए वापिस वही फॉर्मूला, pH बराबर माइनस लॉग ऑफ h प्लस करना है, h प्लस की जगह y इंटू 10 की पावर माइनस एक्स लगा दीजिए। और अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि भैया अगर आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो तो पहले इस मल्टीप्लाई को प्लस में बदलिए। देखो माइनस लॉग y प्लस माइनस लॉग बेस 10 की पावर माइनस एक्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग वाई की जगह माइनस लॉग वाई लिख दिया, ये माइनस एक्स पावर में आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस हो जाएगा। सर यहां से लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये x माइनस लॉग वाई। इस तरीके से बेटा आप लोगों को ये वैल्यूज करनी है। सर तीसरी चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या है कि अगर बटे में दी गई हो तो क्या करनी है? सेम प्रोसेस है, बटे वाले के लिए फॉर्मूला अलग लगाओ, ये वाला आप लोगों को आता ही लगाना। तो अल्टीमेटली आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि अगर इस टर्म में कुछ भी वैल्यू दी गई हो तो वो होगी x प्लस लॉग जेड माइनस लॉग वाई, एक्स प्लस लॉग जेड माइनस का लॉग वाई। 3 कंसेप्ट आप लोगों के पास यहां पर पता होने चाहिए। सर कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 बहुत बेहतरीन है कि अगर कभी भी आपको कोई संख्या का एंटीलॉग लेना है तो जिस भी संख्या का आपको एंटीलॉग लेना है वो वहां 10 की पावर में भेज दीजिए। तो कभी भी x का एंटीलॉग 10 की पावर x हो जाएगा। सर एंटीलॉग ऑफ लॉग x, एंटीलॉग ऑफ लॉग x यहां पर किसके बराबर होगा? सर एंटीलॉग ऑफ लॉग x यहां पर x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर? x के बराबर हो जाएगा। सर यहां लिखा हुआ है एंटीलॉग 3.3 का। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के पास, ये दोनों जो पॉइंट लिखे गए हैं बहुत ही बेहतरीन से पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, समझने की कोशिश करो। एंटीलॉग 3.3, तो देखो यहां पर ये जो 3.3 है ये आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यू दी गई है। ये आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू है मेरे दोस्त? पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉइंट के आगे वाली संख्या को पावर में लगाना है। जैसे ये पॉइंट के आगे 3 है तो 10 की पावर 3 कर दी। पॉइंट के पीछे वाली संख्या को लॉग की टेबल में चेक करो, जैसे पॉइंट 3 है और लॉग की टेबल में आपको क्या बताया गया था? इधर देखो सर, लॉग की टेबल में बताया गया था कि 0.3 वैल्यू किसकी होती है? लॉग बेस 10 2 की होती है। 0.3 वैल्यू किसकी होती है? 2 की होती है। तो आप वहां पर खट लगेगी लिख दोगे कि सर ये 0.3 वैल्यू 2 की है, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 2। अगर यहां पर माइनस में आ जाए वैल्यू, जैसे यहां दी गई है, तो क्या करोगे? सर अगर वैल्यू नेगेटिव में दी गई हो तो पॉइंट के आगे वाली संख्या को 1 से बढ़ा दीजिए। जैसे यहां -3 है तो -4 कर दीजिए, -5 होता तो -6 हो जाता, -4 होता तो -5 हो जाता, -6 होता तो -7 हो जाता, -7 होता तो -8 हो जाता, -9 होता तो -10 हो जाता। यानी पॉइंट के आगे की तरफ जो भी है उसको 1 से बढ़ा दीजिए। देखो -3 था, मैंने -4 कर दिया। पॉइंट के पीछे जो भी दिया गया हो उसको 1 में से घटा दीजिए। तो जैसे ही आप 0.3 को 1 में से घटाओगे तो 0.7 बचेगा। और 0.7 किसकी वैल्यू है? देखिए 0.7 आप लोगों के पास यहां पर किसकी वैल्यू है? सर 0.7 यहां पर 5 की वैल्यू है। 0.7 यहां पर किसकी वैल्यू है मेरे दोस्त? 5 की वैल्यू है। तो आप लोग खट्ट लगेगी, कह दोगे कि सर आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4। ये आप लोगों के पास रहेंगे बेटा कुछ एंटीलॉग के फॉर्मूले। अब अगर ये चीज क्लियर है तो सर एक आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा, एक नियम मेरे दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। और वो नियम कौन सा था सर? वो नियम है आप लोगों के पास ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम।
अब डेरिवेशन नहीं करा सकते, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अच्छा, एक YouTube पे कमेंट आया था मेरे आयनिक इक्विलिब्रियम में कि सर पूरा चैप्टर पढ़ाओ। अरे यार, ये माइंड मैप है, काजू कतरी खा के बैठा है क्या? है काजू कतरी खा के तो नहीं बैठा है कि सर माइंड मैप है, पूरा चैप्टर पढ़ाओ। अबे पूरा चैप्टर है तो आप ऐप में पढ़िए ना, काजू कतरी खा के बैठा है क्या? माइंड मैप का मतलब क्या होता है? क्रिस्प वे में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराना, समझ रहे हो? हाँ, तो सर ये ऑस्टवाल्ड तनुता का जो नियम है, ये केवल और केवल किस पर लागू होता है? सर ये केवल और केवल दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार पर लागू होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, यह नियम केवल दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार पर लागू होता है। यह नियम केवल और केवल किस पर लागू होता है मेरे दोस्त? दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार पर लागू होता है। अब सर क्या रहने वाला है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी याद रखना, जिसके पास केवल एक ही H+ हो, जिसके पास केवल एक ही OH- हो दान करने के लिए, ये केवल और केवल उस पर ही लागू होगा। सर दुर्बल अम्ल अगर हो तो H+ ज्ञात करने का सूत्र होता है C अल्फा, दुर्बल क्षार हो तो OH- का सूत्र होता है C अल्फा, के बराबर C अल्फा स्क्वायर, के बी बराबर C अल्फा स्क्वायर। सर अल्फा बराबर √K/C, अल्फा बराबर √KB/C। सर पीएच कैसा होगा? सर हाफ PK माइनस लॉग C। सर पीओएच होगा हाफ PKB माइनस का लॉग C। ये फॉर्मूलेज हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना कि यहां पर जो सांद्रता आपको रखनी है C, यानी जो सांद्रता यानी जो कंसंट्रेशन रखनी है, वो नॉर्मलता में रखनी है। वो आप लोगों को किस में रखनी है मेरे जिगर के छल्लों? नॉर्मलता में आप लोगों को रखनी है। ठीक हो गई यहां तक की बात? हाँ सर। अब अगर यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों के पास, तो सर एक बहुत ही शानदार चीज आप लोगों के पास आगे यहां पर आने वाली है, लेकिन फिलहाल यहां पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्त यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को पास दिया गया है, अभी तक जितनी भी चीज हम लोगों ने पढ़ी है उस चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सर पीएच है यहां पर 3 × 3.31 है, तो H+ का मान यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, एक मिनट। इधर बात करें अगर, सर यहां पर पीएच आप लोगों के पास अगर दे रखा है, तो सर ये 3.31 है, तो सबसे पहले आप H+ निकाल लीजिए ना यहां से। सर H+ कैसे निकालेंगे? सर इसको 10 की पावर में भेज दीजिए माइनस में, तो 10 की पावर -3.3 यहां पर, इसको 10 इतना। अब सर मैंने क्या बताया था कि सर जब भी आप लोगों के पास ऐसी हो तो क्या करना होता है? पॉइंट के आगे वाली को 1 से बढ़ाओ, 10 की पावर -4 हो गया। पॉइंट के पीछे वाली को 1 में से घटा दो, जैसे आप 1 में से घटाओगे तो क्या बचेगा? 0.7, और 0.7 किसकी वैल्यू होती है लॉग में? सर 5 की वैल्यू होती है। आंसर, आंसर ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है यहां तक? यस। हेलो, चलो भाई ये सवाल देखो आगे। सर सवाल अगला एक और है, ये पता नहीं क्या है। अबे ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? ये का आ रहा है? ये छाप दियो क्या कहीं से? ये कहीं से छाप दियो का? ये छापो वो लग रहा हो भैया कहीं से, ये कहीं से कोड वर्ड छापे हुए लग रहे हैं। ये कोड वर्ड कहीं से छापे हुए लग रहे हैं भैया, हैं जी? ऑपरेटर एकदम गधा टाइप का लग रहा था।
चलो, हाँ, तो दूसरा सवाल यहां पर जो आप लोगों के पास था, उस सवाल को देख लेते हैं। सवाल यहां पर क्या था आप लोगों के पास? सवाल कुछ इस तरीके का था, देखो यहां पर OH माइनस दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻5, तो pH का मान पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है, एकदम सिंपल है भाई। OH माइनस आप लोगों को यहां पर दे दिया है, OH माइनस यहां पर दे दिया है, कितना है सर? 5 इंटू 10⁻⁻5 है, 5 इंटू 10⁻⁻5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे सर? इसको यहां से POH बराबर हो जाएगा 5 माइनस लॉग बेस 10 5, 5 माइनस लॉग बेस 10 5 यहां पर होगा। दैट मींस यहां पर सर 5 माइनस लॉग बेस 10 5 की वैल्यू 0.7, तो यहां से जो POH आप लोगों के पास आएगा वो कितना आ जाएगा सर? सर 4.3 यहां पर आप लोगों के पास आएगा। POH कितना आएगा सर? 4.3 यहां से आप लोगों के पास आएगा। और सर अगर मैं यहां से pH की बात करूं तो सर आपको सभी को पता है कि सर 14 माइनस POH हो जाएगा। सर POH की वैल्यू आप लोगों के पास यहां पर कितनी आ चुकी है सर? POH की वैल्यू यहां पर हम लोगों के पास 4.3 है। POH की वैल्यू कितनी है दोस्त? 4.3 यहां पर आप लोगों के पास है। तो सर 14 माइनस, या इसको ऐसे ही कर दो, अच्छा ये तो लॉग की टर्म में है तो लॉग की टर्म में कर देंगे। तो POH प्लस PH इज इक्वल्स टू 14 है, तो यहां से PH बराबर सर 14 माइनस POH होगा। सर POH की वैल्यू 14 माइनस 5 माइनस लॉग बेस 10 5, तो आप लोग कैसे लिखोगे? 14 माइनस 5 प्लस लॉग बेस 10 5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस लॉग बेस 10 5 आप लोगों के पास होगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है सर, एक और चीज यहां पर है, जैसे एसिटिक अम्ल के बारे में यहां पर आप लोगों से बात किया गया है। ठीक है, आप देखिए कि सर एसिटिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सर CH3COOH। ये आप लोगों के पास क्या है दोस्त? एसिटिक अम्ल है। तो अगर मैं एसिटिक अम्ल की बात करूं तो सर अल्फा यहां पर दिया गया आप लोगों के पास सर 10 की पावर 0.1 को मैं कैसे लिख सकता हूं सर? 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं आप लोगों के पास, चलो लिख देते हैं 0.1 बटा सी, ये है C-1 को मैंने नीचे कर दिया, ये अल्फा है। और सर आप सभी को पता है कि CH3COOH यहां पर क्या होता है सर? CH3COOH आप लोगों के पास दुर्बल अम्ल होता है, और दुर्बल अम्ल पर कौन सा नियम लागू होता है सर? दुर्बल अम्ल पर ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू होता है। इस पर कौन सा नियम लागू होता है सर? ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम यहां पर आप लोगों के पास अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा सर कि इनके लिए जो H प्लस यहां पर आप लोगों के पास फॉर्मूला होगा वो होगा सर C अल्फा। C अल्फा यहां पर हो गया सर, रखिए सर C की जगह C अल्फा की जगह 0.1 बटा C, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से H प्लस आप लोगों के पास जो आया है 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 10⁻⁻1 लिख देता हूं, तो यहां से जो pH आप लोगों के पास आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसे धड़धड़ाते हुए हम लोगों को करना होता है बेटा यहां पर आंसर। सर एक और शानदार चीज आप लोगों के पास दी गई है सर, HCN जो आप लोगों के पास होता है सर, पहले तो यह पता होना चाहिए कि HCN एक प्रकार का दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड यहां पर दिया गया है। और सर HCN की सांद्रता आप लोगों को क्वेश्चन में 10⁻⁻2 दे रखी है। सर 0.2 मोलर HCN अम्ल के K का मान ज्ञात करना है। सर POH की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है बेटा 10। अब यहां से एक दिमाग वाली चीज आप लोगों को पास है कि भाई एसिड है और दिया हुआ है POH, इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल झाल है, क्योंकि POH तो बेस का होता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले pH निकालेंगे 14 माइनस POH से, यानी सर 14 माइनस POH की वैल्यू 10, तो यहां से pH बराबर कितना आ गया सर? 4 आप लोगों को पास आ गया, pH 4 आ गया। ओके सर, सर K का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर? इस तरीके से, भाई pH 4 है तो H प्लस कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 आ जाएगा, यहां से निकालना आना चाहिए। सर K बराबर आप लोगों के पास होता है सर, K बराबर है ना C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो,
H प्लस बराबर होता है सर सी अल्फा, ठीक है। तो यहां से अल्फा बराबर रूट के बाय सी, रूट के बाय सी, तो आप अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा निकाल लो ना यार, कहां झंझट है, यानी ये होता है सी अल्फा। तो सर अल्फा कितना हो जाएगा सर 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय सी, सी की वैल्यू सर 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, सर ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 बचेगा, ये अल्फा हो गया। अल्फा निकाल लिया है तो के बराबर आप लोगों के पास होता है सर सी अल्फा स्क्वायर, सी की वैल्यू 10 की पावर -2 है, अल्फा की वैल्यू यहां पर 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर है, सर 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर -4, ये आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों के पास 10 की पावर -6 आप लोगों के पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? 10 की पावर -6 आप लोगों के पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आंसर शुड बी 4, आंसर शुड बी 4 यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। यहां तक की पिक्चर क्लियर है एकदम? हाँ सर, यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर है। सर अगली चीज की बात करते हैं। हाँ बोलो, बात चलो हो गया। सर अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए आप, अगला कंसेप्ट देखो सर। अगला कंसेप्ट जो हमारे पास यहां पर है वो था सर लवण के बारे में, ठीक है। लवण के बारे में यहां से ये मान के चलिए कि बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा। सर आखिर लवण का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार आप लोगों के पास लवण को प्रदर्शित किया जाता है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर यह चीज तो सभी को पता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इस क्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण बोला जाता है। और जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो यहां पर किसका निर्माण करते हैं सर? लवण प्लस H2O का निर्माण आप लोगों के पास होता है। और यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इससे पहले के जो आप लोगों के पास माइंड मैप है वहां पर आप लोगों को बताया भी जा चुका है कि सर उदासीनीकरण की अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा H का साइन नेगेटिव होता है। सर अम्ल के लिए मैंने HA ले लिया है, क्षार के लिए मैंने BOH ले लिया है, तो सर क्या चीज होगी आप लोगों के पास कि सर अम्ल H प्लस A माइनस में टूटेगा, क्षार B प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है सर कि ये H प्लस और ये OH माइनस आपस में क्रिया करेंगे तो जल का निर्माण हो जाएगा। और यहां से ये A माइनस और ये B प्लस आप लोगों के पास AB का निर्माण कर लेगा। तो सर यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों के पास प्राप्त हो गया कि जो ऋणायन भाग आता है यानी एनायन भाग आता है वो आप लोगों के पास किससे प्राप्त होता है सर? अम्ल से प्राप्त होता है। हमेशा किसी भी लवण का जो ऋणायन भाग होगा वो हमेशा अम्ल से प्राप्त होगा। और मेरे बच्चों किसी भी लवण का जो धनायनिक भाग होगा वो हमेशा क्षार से प्राप्त होगा। तो ये चीज मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। सर अगली चीज, सर लवणों के प्रकार आप लोगों के पास यहां पर कौन से हो सकते हैं? यहां से एक प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के पास निश्चित बनता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट यानी लवणों के प्रकार वाला क्वेश्चन यहां से बनता है। सर क्या पॉइंट है आप लोगों के पास, जरा देखिए। सर लवणों के प्रकार की बात करूं तो एक होता है साधारण लवण यानी सिंपल सॉल्ट, एक होता है अम्लीय लवण यानी एसिडिक सॉल्ट, सर एक होता है क्षारीय लवण यानी बेसिक सॉल्ट, एक होता है मिश्रित लवण यानी मिक्स्ड सॉल्ट, एक होता है जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सर साधारण लवण का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार के लिए या किसी भी प्रकार से विस्थापन के योग्य यानी किसी भी प्रकार से ना तो H प्लस उपस्थित हो ना ही OH माइनस उपस्थित हो, तो वो आप लोगों के पास कहलाता है मेरे दोस्त साधारण लवण। सर अम्लीय लवण का मतलब कि उस लवण में कहीं ना कहीं ऐसा H प्लस उपस्थित है जो कि दान के योग्य है, तो वो अम्लीय लवण कहलाता है। सर क्षारीय लवण का मतलब कि सर ऐसा लवण जिसमें कहीं ना कहीं दान के लिए OH माइनस आयन उपस्थित है, तो वो आप लोगों के पास क्षारीय लवण कहलाता है। सर मिश्रित लवण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के जो लवण होते हैं वो आपस में मिश्रित होकर एक अलग ही प्रकार के नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे मिश्रित लवण कहा जाता है। सर जटिल लवण का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या संकुल यौगिकों में जिस प्रकार के लवण उपस्थित होते हैं वो जटिल लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वर्बली यहां पर ये सारी चीजें सुना दी। सर अगली चीज क्या है?
सर यहां से एक बहुत तरीके वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित आप लोगों के पास होना चाहिए कि सर अम्लों का जल अपघटन यानी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर ये चीज तो आपको मैंने बता दी है कि लवण यानी A माइनस बी प्लस, और ये A माइनस जल के H प्लस से क्रिया करना चाहेगा, ये प्लस जल के OH माइनस से क्रिया करना चाहेगा और वापिस से अम्ल और क्षार बनाना चाहेगा। लेकिन सर पहला डाउट यहां पर यह आता है कि लवण में जो धनायन है या जो ऋणायन है, लवण के अंदर जो धनायन है या फिर जो ऋणायन है, उनमें से कौन पहले क्रिया करेगा, उनमें से पहले क्रिया कौन करेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और सर जल अपघटन भी एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी यहां पर जो डेल्टा H होता है वो आप लोगों के पास पॉजिटिव होता है। अब आइए यहां पर पॉइंट क्या है, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर प्रबल अम्ल जैसे HCl है, तो HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो कभी भी जब भी आप लोगों के पास प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होता है, तो सर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से हमेशा दर्शक आयन प्राप्त होते हैं। अब ये दर्शक आयन क्या बला होती है सर? सर दर्शक आयन का मतलब होता है कि जो जल में उपस्थित H प्लस से, दर्शक आयन क्या होने भाई, अम्ल से कौन सा भाग आएगा ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अम्ल से नेगेटिव भाग ही आएगा, नेगेटिव भाग ही आएगा, और क्षार से धनायनिक भाग आएगा। तो याद रखना ये चीज। अब ये ऋणायन है तो ये किससे क्रिया करेगा? धनायन से क्रिया करेगा, मतलब जल में उपस्थित H प्लस से क्रिया करना चाहता है, लेकिन चूंकि यह प्रबल अम्ल से आया है तो इसकी जल के H प्लस से क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। अब जब जल के H प्लस से क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो इसको दर्शक आयन यानी स्पेक्टेटर आयन कहा जाएगा, उसको दर्शक आयन यानी स्पेक्टेटर आयन कहा जाएगा। सर प्रबल क्षार से धनायन भाग आ रहा है जो आप लोगों के पास किससे क्रिया करेगा? सर जो यहां पर जल में उपस्थित OH माइनस से क्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रबल भाग से आ रहा है। अब सर यहां फंडा आप लोगों के पास है कि सर प्रबल भाग से हमेशा दर्शक आयन प्राप्त होगा, और वो दर्शक आयन जल में उपस्थित H प्लस व OH माइनस के साथ क्रिया कभी भी नहीं करेगा, अर्थात दर्शक आयन द्वारा कभी भी जल अपघटन संभव नहीं है। इसके दूसरी ओर अगर मैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ले लूं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार अगर मैं ले लेता हूं तो दुर्बल अम्ल से ऋणायन तो प्राप्त हो रहा है, क्षार से धनायन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब की बार जो ये आयन है ये ग्राही आयन है, और ये ग्राही आयन जल में उपस्थित H प्लस और OH माइनस से आसानी से क्रिया करेंगे, यानी इनके द्वारा जल अपघटन संभव होगा। यही लाइन लिखी हुई है देखो कि दुर्बल भाग से, ये बड़ा ही टिपिकल चैप्टर है मेरे दोस्त, इसको जब आप लोगों को मैं ऐप में पढ़ाऊंगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन जो माइंड मैप में मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के वो सारे पॉइंट्स में कवर करा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अब उस कंसेप्ट्स को 2 घंटे में कवर कराना एक बहुत टफ काम है, बड़ा ही टफ काम है, लेकिन हम फिर भी उस टफ काम को कर रहे हैं, तो आपके अपने दिमाग के सारे तंतुओं को खोलकर बैठना होगा। ये माइंड मैप उसी के लिए ही काम में आएगा जिसको पहले से ही ये सारी चीजों की नॉलेज है। अगर कोई 11वीं क्लास का बच्चा पहली बार इसे देख रहा है तो ये उसके लिए यूजफुल कभी भी नहीं हो सकता जब तक आपको सारी चीजें नॉलेज में नहीं हो। तो ये यूट्यूब पर जो ये 1 शॉट 2 शॉट चलते रहते हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए यूजफुल है जिनको पहले से चीजें पता हो। ठीक है, तो यहीं पर लाइन लिखी गई है कि दुर्बल भाग से हमेशा आप लोगों के पास ग्राही आयन अर्थात स्पेक्टेटर आयन प्राप्त होता है, जो जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस से क्रिया कर लवण जल अपघटन संभव करता है। ठीक है, तो सर लवण जल अपघटन यहां पर 4 प्रकार से आप लोगों के पास होता है। सर 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सर SASB यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, SASB का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, SAWB प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, WASB
दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, WaWb दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। अब सर इसको मैं ऐप में डिटेल से पढ़ाता हूं, इसको मैं ऐप के अंदर क्या करता हूं सर, डिटेल से पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि माइंड मैप है तो जो मुद्दे के पॉइंट हैं वो सारे के सारे मैंने कवर करके यहां पर लिख दिए हैं। और अगर मैं इसको शायद लिखता तो ये माइंड मैप 5 घंटे का बन जाता, और अगर 5 घंटे का बन जाता तो शायद मैनेजमेंट वाले मेरे को मेल करके लिखते कि सर आप 5 घंटे का लेक्चर बना के दे रहे हो, माइंड मैप सीरीज में 5 घंटे का लेक्चर, पगला गए हो क्या, तनख्वाह काट लें तुम्हारी। तो इसीलिए ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से लिखी हुई हैं। सर बात हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्रकार के लवण के जल अपघटन की। सर पॉइंट क्या है, सर प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से मिलकर बने लवण स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्रकार के लवण कहलाते हैं। जैसे आप NaCl की बात कीजिए, KCl की बात कीजिए, K2SO4, Na2SO4, ये सारे लवण आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लवण है। जैसे NaCl में जो Na भाग है वो NaOH से आ रहा होगा, और जो Cl भाग है वो HCl से आ रहा होगा। तो ये भी प्रबल ये भी प्रबल, इसका मतलब दोनों ही आयन, पता ही है आपको, मैंने अभी लिखवाया है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से आते हैं दर्शक आयन, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से आते हैं ग्राही आयन। दर्शक आयन के द्वारा कभी भी जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन केवल और केवल ग्राही आयन्स के द्वारा ही होता है। सर तो यहां पर पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्रकार के लवणों का कभी भी जल अपघटन संभव नहीं होता है, और इस प्रकार के लवणों का जो पीएच होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है दोस्त, 7 होता है। और इस प्रकार के जो लवण होते हैं वो आप लोगों के पास उदासीन प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है सर, आगे देखिए, सर आगे देखिए, सर पॉइंट लिखा गया है आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए। देखिए क्या पॉइंट है कि सर इस प्रकार के लवणों का निर्माण प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल के द्वारा होता है। यानी आप लोगों के पास क्या होगा सर, प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा। क्या चीजें हैं जरा देखिए सर, प्रबल क्षार जैसे NaHCO3, Na2CO3, KHCO3, ये आप लोगों के पास 3 एग्जांपल हैं। अब इन एग्जांपल्स को जरा देखने की कोशिश कीजिए। जैसे NaHCO3 में Na वाला पार्ट है वो NaOH से आया होगा, और सर जो HCO3 वाला पार्ट है वो H2CO3 से आया होगा। यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आप लोगों के पास वीक एसिड है। सर ये आप लोगों के पास टूट रहा होगा Na+ और HCO3-। जो प्रबल वाला भाग है वो दर्शक रहेगा, और जो दुर्बल वाला भाग है वो ग्राही रहेगा। ये देखो, यानी पता है कि जल के में उपस्थित H+ और OH- से कौन क्रिया करेगा, ग्राही वाला। चूंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव से क्रिया करेगा। सर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जब जल के H+ आयन से दर्शक आयन क्रिया करेंगे, जब जल के H+ आयन से दर्शक आयन क्रिया करेंगे तो जल में OH- आयन बचे रहेंगे, जिसके कारण प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, और इस प्रकार के लवणों का जल अपघटन ऋणायनिक जल अपघटन कहलाएगा, और पीएच की वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि विलयन की प्रकृति क्या है, क्षारीय है, और क्षारीय विलयन की प्रकृति हमेशा 7 से ज्यादा होती है। सर WB स्ट्रॉन्ग एसिड यानी दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल के लवण का जल अपघटन करने पर क्या दिखाई देगा। यानी इस प्रकार के लवणों का निर्माण आप दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर करते हो। जैसे NH4Cl, NH4 AlCl3। अब अगर आप NH4Cl को तोड़ते हो तो जो NH4+ भाग है ये NH4OH से आता होगा, सर ये Cl भाग HCl से आता होगा। यानी ये आप लोगों के पास वीक बेस है, ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर जो वीक बेस है वही तो ग्राही आयन है, और जो प्रबल भाग से आ रहा है वो दर्शक आयन है। दर्शक आयन से कोई लेना देना होता ही नहीं है, जो भी लेना देना है वो ग्राही से है। ग्राही की प्रवृत्ति धनात्मक है तो ये जल के OH- से क्रिया करेगी। अब जब ये जल के OH- से क्रिया करेगी तो जल में केवल और केवल H+ ही बचेगा, और जब जल में H+ बचेगा तो प्रवृत्ति आप लोगों के पास अम्लीय हो जाएगी, जिसके कारण पीएच की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। और सर अपघटन कर कौन रहा है, धनायन कर रहा है, इसीलिए यहां पर इसका नाम हो जाएगा सर धनायनिक जल अपघटन। सर आगे
सर वीक एसिड वीक बेस के लिए क्या है कि सर इस प्रकार के लवण का निर्माण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से होगा। अब दोनों ही दुर्बल हैं, इसका मतलब दोनों ही जल अपघटन करेंगे, दबा के जल अपघटन करेंगे, यानी इस प्रकार के लवणों का जल अपघटन सर्वाधिक होगा और पीएच का मान आप लोगों के पास अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी किसकी मात्रा यहां ज्यादा होगी, किसकी मात्रा कम होगी। सर ये टेबल बना के दे दिया है आपको, ये टेबल मेरे बच्चे आप लोगों को बना के दे दिया है, यहां से आप लोग ये चीजें देख सकते हो। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो आप लोगों के पास जल अपघटन होता ही नहीं है, तो पीएच सीधी याद रख लो 7। सर केएच का केएच का वैल्यू होती है जल अपघटन स्थिरांक। केएच की वैल्यू क्या होती है सर, जल अपघटन स्थिरांक होती है। सर इसकी वैल्यू होती है केडब्ल्यू बाय वीक, जो भी वीक अम्ल होगा उसका आयनन स्थिरांक लिखना है। सर स्मॉल एच का मतलब होता है जल अपघटन की मात्रा। सर कैपिटल एच प्लस का मतलब होता है आप लोगों के पास एच प्लस और पीएच की वैल्यू ये। तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए केएच की वैल्यू केडब्ल्यू बाय केबी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए केएच की वैल्यू केडब्ल्यू बाय के, वीक एसिड वीक बेस के लिए केएच की वैल्यू केडब्ल्यू बाय के इंटू केबी। जल अपघटन की मात्रा का फॉर्मूला ये रहेगा, H प्लस की मात्रा का फॉर्मूला ये रहेगा और पीएच की कैलकुलेशन आप लोगों के पास इस तरीके से रहेगी। तो ये पूरी की पूरी टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास है। सर इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को जरा बता दीजिए। देखो जैसे यहां पर क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि क्षारीय लवण आप लोगों के पास क्या है। तो मैंने क्या बोला था, क्षारीय लवण का मतलब जिसमें अगर OH दिख जाए तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, क्षारीय लवण होगा। मैं लिख देता हूं आप लोगों के पास कि भाई सर क्षारीय लवण के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भैया जिसमें OH माइनस आयन उपस्थित हो, जिसमें OH माइनस आयन उपस्थित हो विस्थापन के योग्य, वो होगा। सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, OH दिख रहा है, मतलब ये क्षारीय लवण, खत्म कहानी। सर अम्लीय लवण, अब अम्लीय लवण में क्या होगा, क्षार में OH माइनस है तो अम्ल में H प्लस होगा। तो मैं यहां पर लिख दूं अगर आप लोगों के पास कि भाई अम्लीय लवण, तो आप अम्लीय लवण के बारे में क्या बोलोगे कि भैया ऐसे लवण जिसमें दान करने के लिए H प्लस उपस्थित हो, दान करने के लिए H प्लस उपस्थित हो, वो अम्लीय लवण। अब इसमें H प्लस नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर शुड बी थर्ड। सर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, सर अमोनियम फॉर्मेट ये होता है आप लोगों के पास। ये होता है दोस्त अमोनियम फॉर्मेट, और ये जो अमोनियम फॉर्मेट है ये वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, सांद्रता दे रखी है एक, के आप लोगों के पास, तो यहां से पीके निकाल लो। पीके मतलब कितना हो जाएगा, 4 माइनस लॉग बेस 10 1, लॉग बेस 10 की वैल्यू 0, तो ये पीके हो गया। सर पीके बी की वैल्यू कितनी होती है 1, केबी की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर -5। तो सर यहां से जो पीकेबी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी सर 5 इंटू या 5 माइनस लॉग बेस 10 1। पीकेबी आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 5, पीके आप लोगों के पास हो गया यहां से 4। सी आप लोगों को पता है, वीक एसिड वीक बेस के लिए बताओ, टेबल में आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेबल में मेरे दोस्त आप लोगों के पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है, पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। करो, बहुत मेहनत करवाते हो रे तुम लोग।
सर पीएच का फॉर्मूला आप लोगों को पास हो जाएगा 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। चलो 1/2 पी के ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास सर 4, 1/2 पी बी के बी की वैल्यू 5, 7 प्लस 2 माइनस 2.5, 9 में से 2.5 गया तो आप लोगों के पास कितना बचा 6.5 आप लोगों के पास बचेगा। कितना बचेगा 6.5 यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा। क्लियर है दोस्त, क्लियर है मेरे दोस्त यहां पर? यस सर एक और सवाल देखो, अब वैरायटी ऑफ सवाल को देखो सर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Cn माइनस संयुग्मी क्षार है आप लोगों के पास, कॉन्जुगेट बेस है। Cn माइनस आप लोगों के पास क्या है संयुग्मी क्षार यानी कॉन्जुगेट बेस है। सर कैसे बना होगा कि भैया HCN अगर आप लोगों के पास एसिड है तो यहां से अगर H प्लस को आप निकाल दोगे तो ये आप लोगों के पास Cn माइनस यानी संयुग्मी क्षार बन जाएगा। ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा दोस्त संयुग्मी क्षार बन जाएगा। अब इधर देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। सर पीकेबी की वैल्यू यहां पर 4.7 दे रखी है तो पीकेबी प्लस पीकेए बराबर 14 होता है। तो मैं पीकेए अगर निकालना चाहूं 14 माइनस 4.7 तो ये लगभग 9.3 आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है पीकेए की वैल्यू आ गई। आगे करिए सर सांद्रता दे रखी है 0.5। सर NaCN जो आप लोगों के पास है सर NaCN आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। ठीक है तो हम लोगों को पीएच ज्ञात करनी है। ठीक है सर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की पीएच की फॉर्मूला देखिए, क्या है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का फॉर्मूला है 7 प्लस हाफ पीके प्लस लॉग सी। तो यहां पर यह फॉर्मूला आप लोगों के पास है, बताना पड़ता है भाई, नहीं बताएंगे तो फिर दंगा नहीं कर दोगे। 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस का हाफ लॉग सी। बताओ 7 प्लस हाफ पी के ए की वैल्यू कितनी है सर पी के ए की वैल्यू है 9.3 प्लस लॉग सी। लॉग सी कितना हो गया मेरे दोस्त आप लोगों के पास 0.5 है ना, हाफ इंटू लॉग 0.5, इसको तो आप जीरो ही मान लो लगभग। तो 7 प्लस ये लगभग कितना हो गया 4.6 के आसपास, 4.6 के आसपास। तो ये 11.6 या 11.5 के आसपास रहेगा। ठीक है इस तरीके से करना रहता है बेटा। आगे देखिए पॉइंट है कि दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक 10⁻⁴ है। इस दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कर दें तो साम्य स्थिरांक क्या रहने वाला है। केच आप लोगों से पूछा हुआ है सर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सर केच आप लोगों के पास रहेगा सर KW बाय वीक जो हो के सर 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय के की वैल्यू है 10⁻⁴, ये आ जाएगा 10⁻10। ऑप्शन ये साम्य स्थिरांक यही होता है। ये देख लो, भूल गए हो तो बता देता हूं आपको, अगर भूल गए हो तो बता देता हूं। अगला देखो, अगली चीज यहां पर देखो, ये हो गया सर सोडियम, सोडियम एसीटेट के लिए हाइड्रोक्साइल आयन सांद्रता है इतनी, CH3COOH के लिए इतना। सोडियम एसीटेट का मतलब ये होता है, ये आप लोगों के पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसके लिए जो H प्लस का फॉर्मूला आप लोगों के पास है पहले वो बताओ। H प्लस का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है पहले ये बताइए। देखो H प्लस का फॉर्मूला क्या रहता है आप लोगों के पास, जरा बताओ।
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए H प्लस का फॉर्मूला है KW इंटू के बटा सी। KW इंटू के बटा सी, इसकी पावर हाफ कर दीजिए, रूट है ना, इसकी पावर हाफ कर दीजिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो भाई H प्लस इंटू OH माइनस, ये आप लोगों के पास 10 की पावर माइनस 14 होता है। ये आप लोगों के पास क्या होता है दोस्त, 10 की पावर माइनस 14, और ये इक्वल होता है बेटा आप लोगों के पास KW के। ये इक्वल किसका होता है दोस्त, आप लोगों के पास KW के, यहां पर आप लोगों के पास होता है। ठीक है, ये तो सर मैं यहां से OH माइनस अगर निकालना चाहूं आप लोगों के पास, तो आप लिखोगे KW बटा, सर यहां से KW डॉट KA, सर ये हाफ और ऊपर C का हाफ। आप इस KW से इस KW को काटोगे तो यहां से हो जाएगा सर KW डॉट C बटे में KA, सर ये हाफ, ये आप लोगों को पास आ जाएगा मेरे दोस्त OH माइनस KW इंटू सी बटा के हाफ। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इस तरीके से बेटा आप लोगों को क्वेश्चन करने होंगे। सर आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोगों के पास तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें आप लोगों को लॉजिक्स ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो ये जल अपघटन से रिलेटेड जितने भी सवाल यहां पर बन सकते थे, ये सारे सवाल मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। सर आगे देखो, सर अम्ल और क्षार के बारे में अगर मैं बात करूं तो अम्ल और क्षार के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार हो सकते हैं। सर एक क्षारीय अम्ल, द्विक्षारीय अम्ल और बहुक्षारीय अम्ल, यानी मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड। सर एक क्षारीय अम्ल का मतलब जो एक ही H प्लस दान कर सकते हैं वो एक क्षारीय अम्ल कहलाएंगे, जैसे HCl, H3PO2, HNO3, HNO2, ये सब एक ही H प्लस दान कर सकते हैं। सर दो H प्लस दान करने वाले जैसे H2SO4, जैसे H3PO3, ठीक है, जैसे H2CO3, ये दो H प्लस दान कर सकते हैं। सर बहुक्षारीय अम्ल का मतलब जो दो या दो से अधिक H प्लस दान कर सकते हैं वो पॉलीबेसिक एसिड्स यानी बहुक्षारीय अम्ल कहलाते हैं, जैसे H3PO4। सर क्षार की बात करूं अगर, क्षार में भी आप लोगों के पास वही चीज होंगी, एक अम्लीय क्षार, द्विअम्लीय क्षार या फिर बहुअम्लीय क्षार, यानी मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और पॉली एसिडिक बेस। सर मोनो एसिडिक बेस का मतलब है एक OH माइनस देने वाला, डाई एसिडिक बेस का मतलब है दो OH माइनस देने वाला, सर पॉली एसिडिक बेस का मतलब है दो से अधिक OH माइनस देने वाला। अरे बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैं सारी चीजें कवर करा रहा हूं आप लोगों के लिए। अब बात आती है सर आप लोगों के पास कि सर पीएच कैलकुलेशन आप कितने प्रकार से यहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो पीएच कैलकुलेशन मेरे दोस्त यहां पर आप लोग बहुत सारे प्रकार से कर सकते हो। जैसे एक तो बफर विलियन की पीएच होती है, एक लवण जल अपघटन के दौरान जो पीएच आप लोग निकालते हो, अभी करवाया था। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की पीएच कैसे निकालोगे, दुर्बल एक क्षारीय अम्ल दुर्बल एक अम्लीय क्षार, ये ऑस्टवाल्ड के डाइल्यूशन में, ये ऑस्टवाल्ड के तनुता नियम में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑस्टवाल्ड के तनुता नियम में ऑलरेडी ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। सर इसके अलावा दुर्बल बहुक्षारीय अम्ल या दुर्बल बहुअम्लीय क्षार, सर उभयधर्मी की पीएच। सर उसके अलावा अम्ल क्षार मिक्सिंग, क्षार क्षार मिक्सिंग, अम्ल क्षार मिक्सिंग, ये चीजें बेटा यहां पर आप लोगों के पास रहने वाली है। सर आगे की चीज देखो, आगे की चीज, सर पहला केस आप लोगों के पास कि जब क्वेश्चन में कभी आप लोगों को प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार दे दिया जाए तो पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा देखने की कोशिश करो। एक शानदार केस है, अगर H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 6 से ज्यादा हो तो जल के H प्लस को सम्मिलित नहीं करते। जल का H प्लस मतलब 10 की पावर माइनस 7 को आप यहां सम्मिलित नहीं कर पाओगे। सर जब H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 6 से कम हो तो आप जल के H प्लस को सम्मिलित यहां पर करते हो। बेस के लिए देखो, जब OH माइनस, क्या हुआ क्या हुआ, जब OH माइनस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 6 से ज्यादा हो तो जल के OH माइनस को सम्मिलित नहीं करते हैं। सर अगला पॉइंट है आप लोगों के पास
कि जब OH की सांद्रता 10⁻⁻⁶ से कम हो तो जल के OH माइनस को सम्मिलित करते हैं। और याद रखना जल के H प्लस और OH माइनस का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷। यही काम की चीजें हैं। सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो आज? अरे यार क्वेश्चन करवाएंगे तो 5 घंटे की एटलीस्ट बन जाएगी है। और अगर मैं इसको लिखता तो भाई साहब एकदम बैंड मच जाती बहुत बुरी तरीके की। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं लिखकर इसीलिए लेकर आया हूं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को वन शॉट जब कराएंगे उम्मीद तो बहुत एकदम इस बार यकीन 3.0 में आर पार का खेल रहेगा। दे दमादम दे क्वेश्चन, दे दमादम दे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए आप फॉर्मूले से संतुष्टि पाइए। सर आप सोचेंगे कि केस 1 के बाद डायरेक्ट केस 3 क्यों आ रहा है? अरे भाई केस 2 आप लोग ऑलरेडी ऑस्टवाल्ड के तनुता नियम को पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट केस 3 आ रहा है। सर जब अम्ल अम्ल या क्षार क्षार या अम्ल क्षार को मिलाया जाता है तो पीएच की कैलकुलेशन कैसे होती है? जरा देखिए, जब अम्ल अम्ल को मिलाया जाता है तो H प्लस नेट का फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है। ठीक है, C1 का मतलब सांद्रता, V1 का मतलब आयतन, N फैक्टर का मतलब उसकी संयोजकता या कितने H प्लस त्याग रहा है, कितने OH माइनस त्याग रहा है, वो चीज। दूसरे का C2V2 N फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक उसी प्रकार से जब क्षार को मिलाया जाएगा तो OH माइनस नेट आ जाएगा, अम्ल के लिए H प्लस नेट आ जाएगा। और सर जब आप अम्ल क्षार को मिलाओगे तो याद रख लेना जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी उसको आगे रखा जाएगा और उसके हिसाब से ही अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो H प्लस नेट ज्यादा बनेगा और अगर बेस की मात्रा ज्यादा है तो OH माइनस नेट आप लोगों के पास ज्यादा बनेगा। ठीक है, अब अगर ये चीज क्लियर है तो एक बहुत ही शानदार चीज यहां पर, सर सम आयन और एक विषम आयन प्रभाव क्या होता है? सर ये सम आयन और विषम आयन प्रभाव यहां पर जान बड़ी खाते हैं। क्या चीज आप लोगों के पास होती है, जरा शांति से धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। सर सम आयन प्रभाव यानी इवन आयन इफेक्ट या कॉमन आयन इफेक्ट। सर जब दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, लाइन क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो समान आयनों के कारण दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन यहां पर क्या हो जाता है दोस्त, कम हो जाता है और उसे बोला जाता है समायन प्रभाव। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए CH3COOH एक प्रकार का दुर्बल अम्ल आप लोगों को पास होता है। सर ये टूटेगा तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस देगा और यही हमारे पास एक्टिव आयन होता है। और सर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl को मैंने तोड़ा तो यहां से भी H प्लस मुझे मिला, तो सर स्ट्रॉन्ग से तो दर्शक आयन होता है। आप कहोगे कि सर ये भी H प्लस है, ये भी H प्लस है, समान प्रकार के आयन दे रहा है, तो भाई ये वाला इसके साथ रिएक्शन करना लग जाएगा जिसकी वजह से CH3COOH के वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्त, कम हो जाएगी, क्योंकि ये और ये वापस से रिएक्ट करके CH3COOH बनाएगा, यानी अभिक्रिया वापस पश्चिम दिशा में आप लोगों के पास जाना चाहेगी। सर विषम आयन में क्या होगा कि जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो विषम आयनों के कारण दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। सर केस 4 ये हालांकि नीट में नहीं पढ़ाया जाता, मैंने पढ़ाया था पिछले साल यकीन में, ये नीट में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने फिर भी नीट में ये पढ़ा रखा है। सर क्या पॉइंट है क्या नहीं है जरा देखिए। सर दुर्बल बहुक्षारीय अम्ल के पीएच की गणना, दुर्बल बहुक्षारीय अम्ल के पीएच की गणना कैसे करोगे जरा यहां पर देख लो। जैसे मैंने H3PO4 ले लिया है, यानी एक से अधिक प्रकार के H प्लस यहां पर दान करने के लिए ले लिए। ये चीजें डेरिवेशन आपको मतलब वाला नहीं है, कोई मतलब वाली नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। सर प्रारंभ में इसकी C सांद्रता ली हुई थी तो ये इसने एक H प्लस दान करके H2PO4 माइनस दिया, फिर इसको हमने लिया, इसने फिर एक H प्लस दान किया, ये बचा, फिर इसको लिया, फिर इसने H प्लस दान किया और फिर ये बना, यानी स्टेप बाय स्टेप H प्लस दान किया। तो प्रारंभ में अगर C है उत्पाद 0 0, साम्य पर इसमें से X घटा तो X बना होगा XX। अभी इसको मत देखना Y Y और ये, सर यहां से इसकी सांद्रता आई हमारे पास X, सर ये प्रारंभ में X, ये 0 0, तो ये कितना बचा सर X माइनस Y, तो यहां लिख दिया आप लोगों ने Y और यहां लिख दिया Y, और सर ये भी आप लोगों के पास X है तो यहां X प्लस Y। फिर सर ये यहां पर Y बना
तो y माइनस जेड से यहां जेड, ये जेड, तो अब h प्लस एक में ही तो बनेगा। तो अल्टीमेटली x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बाई एक्स जेड लिख दिया। अब हालांकि ये डेरिवेशन आप लोगों के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जरा आगे समझने की कोशिश कीजिए कि सर H3PO4 एक प्रकार का दुर्बल बहुक्षारीय अम्ल है, अर्थात इसका वियोजन बहुत कम होता है। यानी याद रखना कि दुर्बल बहुक्षारीय अम्ल के लिए K1 हमेशा बड़ा होता है, फिर K2 छोटा, फिर K3 और छोटा। यानी C के सापेक्ष में X को नगण्य मानूं, X के सापेक्ष Y को नगण्य मानूं, Y के सापेक्ष Z को नगण्य मान सकता हूं। आप तो अल्टीमेटली फॉर्मूलेस को ध्यान में रखिएगा कि K1 का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाय सी। सर x क्या थी? सर x यहां पर आप लोगों के पास इसके वियोजन की सांद्रता थी। सर x बराबर रूट के सी। सर K2 आप लोगों के पास y आ गया। सर y यहां पर आप लोगों के पास क्या था? सर y यहां पर ये चीज थी। सिमिलरली K3 निकालना हो तो x डॉट जेड बाय वाई हो जाएगा, x डॉट जेड बाय वाई आप लोगों को पास हो जाएगा। सर h प्लस नेट बराबर क्या हो गया? सर x बराबर रूट के ए वन सी हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली फॉर्मूलेज जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए वीक पॉलीबेसिक एसिड्स के लिए। सर अगला केस यहां से आप लोगों के पास क्या बन सकता है, जरा देखो। सर अगला केस है कि जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों को मिक्स कर दिया है, जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों को मिक्स कर दिया है तो जो पीएच होगी वो, यानी पहले H प्लस निकाल लेंगे उसके बाद पीएच निकाल लेंगे। तो H प्लस निकालने का फॉर्मूला है रूट K1C1 प्लस K2C2। K1 पहले अम्ल की साम्य स्थिरांक, C1 पहले अम्ल का सांद्रता, K2 दूसरे अम्ल का साम्य स्थिरांक, C2 दूसरे अम्ल की सांद्रता। केस 6 है कि जब दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल को मिश्रित किया जाए तो H प्लस का फॉर्मूला, भाई H प्लस निकालो उसके बाद पीएच तो आराम से निकाल सकते हो। सर C2 प्लस रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 Ka1C1। यहां पर C2 आप लोगों के पास प्रबल भाग से आती है और सर Ka1C1 यहां पर दुर्बल भाग से आती है। इसको श्रीधराचार्य सूत्र से भी बोल सकते हो आप। अगर उभयधर्मी स्पीशीज दी गई हो तो पीएच कैसे निकालोगे? पहले H प्लस निकाल लो रूट K1 डॉट K2 से, पीएच आ जाएगी PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से बेटा आप पीएच की कैलकुलेशन को यहां पर कर सकते हो। बस 5-10 मिनट का और बचा हुआ है, इधर देखो। सर विलेयता और विलेयता गुणनफल आप लोगों के पास क्या चीज रहने वाली है? सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंटेनर यहां पर लिया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर मेरे दोस्त विलय प्लस विलायक आप लोगों के पास है। तो विलय और विलायक का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है यानी सममांगी मिश्रण होता है, वही आप लोगों के पास क्या कहलाता है? सर विलयन कहलाता है। यानी अगर मैं नोट की बात करूं तो विलय की वह मात्रा जिसे विलायक में मिलाने पर संतृप्त विलयन प्राप्त हो सके, वही मात्रा हमारे पास विलेयता कहलाती है। यानी विलेयता भी एक प्रकार का आप लोगों के पास सांद्रता का ही शब्द है, सांद्रता का ही प्रकार है। और अगर मैं विलेयता को यानी सॉल्युबिलिटी को फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो आप लोगों के पास होगा सर विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन यानी लीटर में। यूनिट कैसे लिखेंगे सर? इसकी यूनिट लिखी जाएगी मेरे दोस्त मोल बटे लीटर। यूनिट कैसे लिखोगे सर? मोल बटे लीटर। सर स्पेशल नोट आप लोगों के पास है यहां पर। क्या है स्पेशल नोट? कि विलेयता विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, विलेयता सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करती है? विलायक की मात्रा पर, ताप पर, समायन की उपस्थिति पर। ठीक है। अब एक जनरल केस यहां पर दे दिया गया है कि किसी भी यौगिक की विलेयता कैसे निकालोगे। जैसे AX/BY एक प्रकार का यौगिक है, जल में डालने पर ये इसके आयन विलयन में आ जाएंगे। तो अगर प्रारंभिक सांद्रता यौगिक की A है, उत्पाद की 0,0, साम्य पर जितनी घटेगा उतना ही बढ़ेगा रस समीकरणमितीय गुणांक के अनुसार। इसका रस समीकरणमितीय गुणांक 1 है इसलिए S लिखा है, इसका X है XS लिखा है, इसका Y है YS लिखा है। सर K बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। क्रियाकारक सॉलिड है, सॉलिड की सांद्रता नहीं लिखते क्योंकि हमेशा इकाई मानते हैं, इसलिए A प्लस Y का रस समीकरणमितीय गुणांक X, B माइनस एक्स की पावर Y, Y क्या है? रस समीकरणमितीय गुणांक। x की पावर x, y की पावर y, करोगे तो x की पावर x, y की पावर y, s x प्लस y।
तो यहां पर S जो है वो विलेयता है, KSP यहां पर विलेयता गुणनफल है। अवक्षेपण की शर्त याद रख लेना कि अगर आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक गुणनफल की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो PPT अवश्य बनेगी, और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के बराबर है या KSP की वैल्यू ज्यादा है तो PPT कभी भी नहीं बनेगा। सर लास्ट पॉइंट है आप लोगों के पास, सर बफर विलियन आप लोगों के पास क्या रहते हैं? सर बफर विलियन वो होते हैं जो अपनी पीएच की वैल्यू में परिवर्तन का विरोध करते हैं, बफर विलियन कहलाते हैं। जैसे आप देखिए नॉर्मल जलीय विलियन में अगर आप बेस या एसिड डालोगे तो इसकी पीएच की वैल्यू 7 से चेंज हो जाएगी। इसके पीएच की वैल्यू मेरे दोस्त आप लोगों के पास 7 से क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? चेंज हो जाएगी। लेकिन वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूं, ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया बफर विलियन ऐसा है कि उसमें आप अम्ल डालो, क्षार डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, यानी वहां पर वो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। तो बफर विलियन की जो पीएच होती है या अम्ल या क्षार की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। बफर विलियन में अत्यधिक मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अल्प परिवर्तन, बहुत माइनर सा यहां पर चेंजेस होगा, और तनुकरण के द्वारा भी बफर विलियन की पीएच में परिवर्तन नहीं होता। तो ये चीजें आप लोगों के पास थी। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। जैसे यहां पर क्वेश्चन है M2X QY2 और PZ की विलेयता, तो इसके KSP मानों में क्या संबंध होगा? देखो इधर सर, अगर मैं M2X की बात करूं तो ये किसमें टूट रहा होगा सर? 2m+1 में, और सर यहां पर ये x-2 में टूट रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर ये 2s है, ये s है, तो इसके लिए जो KSP आएगी वो आप लोगों के पास हो जाएगी सर 2s की पावर स्क्वायर, सर यहां से s की पावर 1, तो ये हो जाएगा 4s क्यूब, 4s क्यूब यहां पर हो जाएगा। सर QY2 की बात करें, QY2 सर ये Q+2 माइनस में टूट रहा होगा, सर ये s, ये 2s, तो KSP यहां से कैसे निकालोगे सर? s की पावर 1 सर 2s की पावर 2, तो सर ये भी क्या हो जाएगा 4s क्यूब आप लोगों को पास आ जाएगा KSP। सर PZ स्क्वायर, सर ये P+2 यहां पर, ये भी s, ये 2s, सर करो KSP बराबर सर s की पावर 1 सर 2s की पावर यहां पर स्क्वायर, ये 4s क्यूब आप लोगों को पास आ जाएगा। मतलब तीनों के लिए KSP की वैल्यू बराबर है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सर यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, इधर देखो, निम्नलिखित में से किसमें AgHCN का विलयन असंतृप्त आप लोगों को पास होगा? असंतृप्त का मतलब ये वाली कंडीशन बतानी है आपको। असंतृप्त का मतलब कब होगा बताओ? ये रही। असंतृप्त का मतलब क्या होगा? जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम होगी तब असंतृप्त होगा। ठीक है, Ag+ और HCN की वैल्यू आप लोगों के पास KSP से कम होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इस पर दिमाग खेलिएगा। तो ये आप लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम का माइंड मैप यहां पर क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब बहुत बड़ा चैप्टर था इसलिए मेरे को पूरा का पूरा ये लिखकर आप लोगों के लिए लाना पड़ा है मेरे बच्चों। ठीक है ना, उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहां पर चीजों को कनेक्ट कर पाए होंगे। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट चैप्टर यहां पर पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट माइंड मैप। धन्यवाद।